हेलो बेटो। अपनी स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेटो। बेटो। बेटो, अपना स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको लैब में। सर अभी हम ऑफिस में है सर, अभी वो आप रूम पे नहीं है सर। अच्छा ठीक है, छोड़िए पर। तो आप कुछ बोल रहे हो? आई थिंक। सॉरी। हेलो। सॉरी सॉरी, थैंक यू। सो मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, राइट। मैं म्यूट पे ही बोल रहा था। मेरे को लग रहा था कि मैं बोल रहा हूँ। और मैं आज एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। सो ये हमारा एक लैब होगा, दूसरा लैब होगा हमारा डीएससीपी का। इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे एंड इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लैब में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है। बाकी एसएसएच वगैरह भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास तीन आइटम है इसमें, एक, दो और तीन। तीनों लैब्स करेंगे, बाकी जो हमारे कॉन्सेप्ट समझना है वो सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो पहले अगर कुछ पीछे क्लास में कुछ समझना तो मुझे बताओ आप लोग, मैं ट्राई करूंगा आप लोग की हेल्प करने में, इफ एनीथिंग आई कैन हेल्प। चलो ठीक है, मैं आप लोग बताता हूँ फिर, ठीक है। तो जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, राइट। इसी को बोलते हैं एनटीपी। तो जब भी आपसे कोई एनटीपी पूछे तो आप समझ जाना कि एनटीपी इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इसके अंदर होता क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ती है। हर चीज की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसको बनाया जाता है। बिना रिक्वायरमेंट कोई चीज बनती नहीं दुनिया में, ठीक है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो वैसे वैसे रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाती है और आपके लिए कुछ कुछ इन्वेंशन करना पड़ता है। तो होता क्या है कि आपका राउटर होते हैं, ठीक है, जिसको आप राउटर बोलते हो, कुछ आपके स्विच होते हैं,
ठीक है। फिर क्या होते हैं, आपके कुछ सर्वर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके सर्वर हो गए। फिर आपके कोई अलग फायरवॉल की भी डिवाइस हो सकती है। ये सारे को ना आपस में सिंक करना होता है। क्या चीज सिंक करना होता है, मतलब क्लॉक, इनकी जो टाइमिंग होती है वो आपस में सिंक करना होता है। टाइमिंग शुड बी सिंक। तो जब आप टाइमिंग को सिंक करने की कोशिश करते हैं, आपके जो भी टाइमिंग होती है अगर उसको आपको सिंक करना है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके नेटवर्क में आपका एनटीपी प्रोटोकॉल आपको यूज कर रहे हो। बिना उसको यूज किए हुए यू कैन नॉट मेक श्योर कि आपकी जो डिवाइसेस हैं उस पे आपकी जो पीसी से कनेक्टिविटी हो रही है या जो भी नेटवर्क एक्सेस करने करने की कोशिश कर रहे हो वो आउट ऑफ सिंक ना हो। तो इसीलिए आपको एक एनटीपी क्लॉक डिफाइन करना पड़ता है। होता क्या है कि आपका एक एनटीपी सर्वर होता है। एनटीपी सर्वर क्या करता है कि उसमें एक टाइम होता है। वो टाइम जैसे सपोज करो कि 11:30 AM मॉर्निंग हो रहा है यहाँ पे, तो वही टाइम आपके राउटर पे भी रिफ्लेक्ट होगा, वही टाइम आपके स्विच पे भी रिफ्लेक्ट होगा, और वही टाइम आपके फायरवॉल पे भी रिफ्लेक्ट होगा, और मान के चलो कोई सर्वर है तो उसके पास भी वही टाइम रिफ्लेक्ट होगा। कैसे होता है, क्या करते हैं उसके लिए, वो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज हाउ एनटीपी इज गोइंग टू कम इन अ पिक्चर, कि बिना आप एनटीपी को, आप चीजों को समझ नहीं सकते हो, आप उसको आप कर नहीं सकते हो, राइट। सो अगर आप इसमें देखो तो एनटीपी की जो बात करता है, तो एनटीपी को बोला गया है कि आरएफसी 958, एक आरएफसी का नेम है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, रिक्वेस्ट पोर्ट चेंज जिसको बोलते हैं, आरएफसी इंट्रोड्यूस नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल विच इज यूज टू सिंक्रोनाइज अ सेट ऑफ द क्लॉक। जो भी आपके सेट ऑफ द क्लॉक्स होते हैं उसको हम इसको यूज करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब एक आपका क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। सर्वर कौन सा होता है, एनटीपी सर्वर होता है, ठीक है। और जो क्लाइंट कौन से होते हैं, जो आपके राउटर स्विच ये सारी चीजें होते हैं, उसके बीच में ये आपस में एक नेटवर्क बिल्ड करता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। मतलब आपके बहुत सारे डिवाइस डिफरेंट लोकेशन पे रखे हो सकते हैं, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके कम्युनिकेशन है दैट शुड इज गोइंग टू हैपन बिटवीन द जो भी एनटीपी सर्वर है और आपका जो क्लाइंट्स है। तो ये कम्युनिकेशन बेसिकली आपके दो तरह का पोर्ट होते हैं, टीसीपी पोर्ट होता है और एक यूडीपी पोर्ट होता है। सो द पोर्ट इज टीसीपी और एक आपका पोर्ट होता है यूडीपी। इन दोनों ही पोर्ट में से आपका ये वाला पोर्ट यूज नहीं होता, ये वाला पोर्ट यूज करता है पोर्ट नंबर 123। इससे कम्युनिकेट करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू। सो जो एनटीपी होता है दैट इज एक्टिंग एज ए सर्वर, वो पोर्ट नंबर यूडीपी 123 से आपके राउटर से, स्विच से, फायरवॉल से, जो भी नेटवर्क डिवाइस होता है उन सबसे वो बात करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये तो हो गई एक कहानी जो आपको पता रखनी है। अब इसके बारे में थियोरेटिकली पढ़ोगे, सीसीआई की बुक है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, नॉट सीसीएनए। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमेशा देता हूँ ताकि आप लोग कितना ग्राफ्स कर सकते हो ये टोटली आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारी चीजें थियोरेटिकल लिखा है, आप इसको समझ सकते हो, लेकिन जो आप लोग को समझना है वो समझो क्या है। तो होता क्या है कि जैसे ये चार राउटर्स हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि ये राउटर आपका एटॉमिक क्लॉक होता है। एटॉमिक क्लॉक वो क्लॉक होती है जहां से आपको एक्यूरेट टाइम मिलता है। मतलब द क्लॉक इज गोइंग टू बी गिव यू द एक्यूरेट टाइम। तो आपके बहुत सारे एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, जैसे आप जाके एनटीपी सर्वर आप सर्च मारोगे तो अपने कंट्री में जहां भी मारोगे तो देखो बहुत सारे आपको फ्री एनटीपी सर्वर मिल जाएंगे, पब्लिक एनटीपी सर्वर। ये सब एटॉमिक क्लॉक से सर्वर्स मैप होते हैं। अगर इनके जाकर आप अपने एड्रेसेस को अपने डिवाइस के साथ सिंक कर देते हो, आपके राउटर का जो भी रिचेबिलिटी अगर इंटरनेट के थ्रू है, तो इसमें नहीं दिखा रहा है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये इंडिया का है, ये सारे एनटीपी सर्वर हैं, देख रहे हैं आप, server.0.in.pool.ntp.org से अलग अलग एनटीपी के सर्वर हैं। इनको आप यूज करके क्या कर सकते हो, इनको आप यूज करके बेसिकली आप अपने राउटर में इनसे रेफरेंस टाइम ले सकते हो। इन पे आप रेफरेंस टाइम, मतलब जो इस पे टाइम होगा इस सर्वर पे, वही टाइम आपके राउटर पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो दिस इज समथिंग एटॉमिक क्लॉक या आपका एनटीपी सर्वर होते हैं, राइट। जैसे ये राउटर आपको दिख रहा है यहाँ पे,
इन राउटर्स पे अगर आपको एनटीपी कॉन्फ़िगर करना है तो पहले एक राउटर को आपको एक एटॉमिक क्लॉक से कनेक्ट करना पड़ेगा और इस राउटर को मानना पड़ेगा जो भी यहाँ पे टाइमिंग है वो बहुत एक्यूरेट है और वही टाइम को आपको डिफरेंट डिफरेंट राउटर पे पास करना है। दैट्स ऑल, इतना ही काम करना है। तो जो ये वाला जहां से आपका एक्चुअल रेफरेंस टाइमिंग सही होगा उस राउटर को हम लोग बोलते हैं हमेशा मास्टर, एनटीपी मास्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनटीपी मास्टर, जो एनटीपी सर्वर की तरह काम करता है, या इसको बोलते हैं एनटीपी सर्वर। यही होता है आपका एनटीपी सर्वर जो मास्टर होता है। और ये सारे जो होते हैं एनटीपी क्लाइंट हो जाते हैं। ये भी क्लाइंट हो गया, एनटीपी क्लाइंट हो गया, राइट। ये वाला भी आपका एनटीपी क्लाइंट हो गया, ये वाला भी आपका एनटीपी क्लाइंट हो गया। सो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके एनटीपी क्लाइंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके सर्वर्स होते हैं। आप इनको बेसिकली कम्युनिकेट करा सकते हो। तो होता कैसे है, चलो आप देखो। तो मान के चलो कि अभी आपने आपकी लैब कहाँ है? ये लैब है। मैं लैब को खोल लेता हूँ एक बार। तो आपकी जो लैब है बहुत इजी, आपकी ये लैब है। आपको तुरंत मान के चलो कि एक नया लैब बना लेता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, एनटीपी सर्वर के लिए। तो मैं एक राउटर, दो राउटर, तीन राउटर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं हट इस साइड में कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इधर कर देता हूँ और इसका भी एक लैब यहाँ बना लेते हैं एनटीपी सर्वर के लिए, ताकि आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो करना क्या, हमें कुछ नहीं करना, इसमें से केवल यहाँ लगा दीजिए, यहाँ से केवल यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ से केवल यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। और इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए बहुत इजीली। कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है आपको, बेसिकली आईपी असाइन करनी है यहाँ पे। तो आपको सीएलआई में जाना है, यहाँ पे नो कर दीजिए, बूट होने दीजिए, यहाँ पे इस पे भी जाइए आप और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, यहाँ पे नो कर दीजिए और यहाँ पे जाइए, इस पे भी सीएलआई, इसको भी नो कर दिया। इन तीनों पे हमने नो कर दिया। अब करना है क्या, पहला स्टेप। अब मुझे मान के चलो कि इस वाले राउटर को मुझे बनाना है एनटीपी सर्वर, ये वाले को। तो पहले तो इनकी आपस में रिचेबिलिटी कराना पड़ेगा हमें, इस पे आईपी डालकर सब पे रिचेबिलिटी कराना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं फटाफट रिचेबिलिटी। कैसे करेंगे देखो आप लोग। कॉन्फ़िग टी में गया, एन ये R0 है तो मैंने R0 यहाँ लिख लिया, होस्ट नेम R0, राइट। इंटरफेस गिग 0/0 /0। अरे यार, इस पे मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया 192.168.10.1 255.255.0 इस साइड पे, ठीक है। और इसको मैं नो शट कर दिया। एक काम किया, अब इस पे जाके यहाँ पे .2 डाल दूंगा R1 पे, इसी सबनेट का 192 वाले का। तो मैं यहाँ पे गया 000 पे, इंटरफेस गिग 0/0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.2 255.255.255.0 एंड नो शिट, इसको भी कर दिया, ठीक है। तीसरे पे गया, ये राउटर 3 पे, राउटर 3 पे जाने के बाद ये कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम, इसको R3 कर दिया। इंटरफेस, अच्छा इस पे एक आईपी डालना पहले, इंटरफेस गिग 0/0/0। इसमें मैं आईपी एड्रेस डालता हूँ 172 सीरीज का, ठीक है। ये तीसरा मतलब दूसरा लिंक है 10.2 255.255.255.0 एंड नो शट, नो शट। अब R2 के अंदर क्या करना है, R2 के अंदर भी हमें ये वाला लिंक कन्फिगर करता है 001 वाला। इसको तो हमने कन्फिगर कर दिया था 192 से, बट इसको तो कन्फिगर करना है ना 172 के सबनेट से, हम भूल गए थे। तो इसको भी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो इंटरफेस गिग 001 आईपी एड्रेस
172.16.10.1 255 255 255.0 नो शिट, ये भी हो गया। अब क्या करना है, हम एक लूप बैक बनाते हैं इस पे R3 पे, ठीक है, और एक R1 पे। तो इंटरफेस लूप बैक 3, और इस पे एक आईपी एड्रेस बना लेते हैं, आईपी एड्रेस 3.3.3 255 255 255.255, राइट, नो शट। यहाँ पे फिर इस पे भी गए, यहाँ भी एक लूप बैक बनाएंगे, इस पे हम कुछ बना लेते हैं लूप बैक, इंटरफेस लूप बैक इस पे 1 बना लेते हैं, चलो मान के चलो, और आईपी एड्रेस 1.1.1 255 255 255 255 एंड नो शट। ये सारे लूप बैक हमने यहाँ पे बना लिया, देखिए आप लोग। और यहाँ अब इनके बीच में रीचेबिलिटी करानी है, तो कैसे कराएंगे, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि 1 से पिंग करूं 3.3.3 सोर्स लेकर 1.1.1, ये पिंग होना चाहिए, नहीं हो रहा ना, बट ये होना चाहिए। तो मैं यहाँ पिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड पिंग ले लेता हूँ। अच्छा, ये पिंग नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप लोग। तो मैं इनके बीच में ओएसपी रन करता हूँ। तो ओएसपी रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे R3 पे हूँ तो मुझे करना क्या है, राउटर OSPF 10 यूज कर लो आप लोग। नेटवर्क क्या करना है इसमें, 172.16.10.0 वाइल्ड कार्ड एरिया 0 में डाल दीजिए। फिर एक और क्या नेटवर्क डालना है, इसके एरिया 0 में ही जाएगा, इसका हमारा लूप बैक एड्रेस है जो 33 वाला है, वो डालना है मुझे। तो वो मैं 3.3.3.3 डाल दिया, क्योंकि लूप बैक का इसका अगर वाइल्ड कार्ड मास्क चेंज करोगे तो ये 0 ही आएगा, तो ये भी एरिया 0 में आ गया। तो यहाँ पे हमने ओएसपी की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से कर दिया जो हमने सीखा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसके बीच में रीचेबिलिटी बनानी है। R3 पे कर दिया, अब R2 पे क्या करना है, R2 पे आपको दो नेटवर्क हैं, एक 192 का इधर है, 172 का इधर है। तो आपको सिंपली यहाँ जाना है राउटर OSPF 10 के अंदर फिर से, और इसके अंदर नेटवर्क लिख दीजिए 172, सेम इधर जो लिखे हैं 16.10.0 0.0.0 255 एरिया 0। तो ये वाला आपका नेबरशिप बना लेगा यहाँ से। बट फिर से आपको 192 के लिखना है, तो इधर आपको 192 लिखना पड़ेगा, 192 168 यहाँ लिखना पड़ेगा, ये वाला। तो आपका दूसरे साइड का नेबर बन जाएगा। ये देखिए इस साइड का ओएसपीएफ नेबरशिप आपका सेक्शन ओएसपीएफ करते हैं, देखिए यहाँ तक आपका, अरे गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे 172 रह गया, राउटर OSPF 10, एंड इसको मैं जाकर कर देता हूँ नो, एक गलत हो गया। राइट, और मैं यहाँ लिखता हूँ नेटवर्क 192.168.10.0 0.0.0 255 सो रन सेक्शन OSPF, ठीक है, ये मेरा OSPF यहाँ पे हो गया। तो ये मेरा R1 हो गया, R1 पे भी हमने कर दिया, ठीक है, दोनों नेटवर्क। इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं हम लोग, config t होस्ट नेम R1। अब क्या करना है, हमें R0 पे जाना है। तो R0 पे जाकर भी मैं एक OSPF नेबरशिप यहाँ बना लेता हूँ। सो config t यहाँ पे गया राउटर OSPF 10, नेटवर्क आपका 192, क्योंकि यहाँ पे आप 192 का नेटवर्क चला रहे हो इन दोनों के बीच में, R0 और आपके R1 के बीच में। तो 192.168.10.0, इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स आपका ये हो जाएगा, और ये एरिया आपका यहाँ पे 0। इस तरह से आपको एक लूप बैक भी बनाया था, लूप बैक 1, तो यहाँ पे लूप बैक 1 डाल देता हूँ यहाँ पे 0.0.0.0 एरिया यहाँ पे 0। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गई तैयार। तो अगर आप यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 3.3 को, तो देखो यहाँ से पिंग हो रहा है, और यहाँ से 1 को पिंग करोगे तो भी हो रहा है, क्योंकि ये आपस में सारे राउट एक्सचेंज हो गए OSPF चलाकर। तो ये मैं कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ, आप लोगों को करना है ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सब रीचेबिलिटी बनाते रहना, कोई भी लैब करो आपको OSPF कॉन्फ़िगरेशन करते रहना चाहिए, स्टैटिक राउटिंग OSPF ये सब करते रहो।
ये किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल से आपका हो जाएगा। तो आप जाके देखो यहाँ पे आपका शो क्लॉक करते हो इस राउटर पे, तो क्या टाइमिंग दिखा रहा है? दिखा रहा है आपका ये कुछ यूएसटी का टाइम दिखा रहा है 1993 का, दिख रहे हैं आपको? तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग आपका दिखा रहा है कुछ इस तरीके का। तो मैं चाहता हूँ कि ये टाइमिंग चेंज हो जाए, राइट? तो कैसे चेंज होगा? तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि मान के चलना पड़ेगा कि ये वाला आपका जो राउटर है इस पे एनटीपी सर्वर है, एनटीपी सर्वर है। और एनटीपी सर्वर की जो आईपी है, आईपी ऑफ एनटीपी सर्वर जो है वो मान के चलो 1.1.1 है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है लूप बैक एड्रेस। ठीक है, तो ये एनटीपी सर्वर का आईपी हो गया, मान के चलो ये वाला आपका एनटीपी सर्वर का आईपी हो गया। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो क्लॉक मेरा हो, राइट, यहाँ पे मैंने जो क्लॉक है, मान के चलो कि यहाँ पे मैंने क्लॉक अभी दिखा रहा है, देखो 1993 का दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका मैं कुछ करंट टाइम चेंज कर दूं। कैसे? तो देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले देखो आप लोग ध्यान समझो कि मैं क्या करता हूँ। बस क्लॉक चेंज करना मुझे पूरे डिवाइसेस पे। यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्लॉक आपका क्या दिखा रहा है, शो क्लॉक, ये भी दिखा रहा है 93 का। तो मैं करता हूँ सेट, सेट करके, अरे यार इसमें अच्छा क्लॉक सेट कमांड चलेगा, क्लॉक सेट। तो क्लॉक सेट टाइम नहीं चल रहा है क्या? क्लॉक टाइम जोन, राइट। चलो मैं मान लेता लिख लेता हूँ अभी आईएसटी लिख लेता हूँ, कोई भी इंडिया टाइम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं डाल लेता हूँ कुछ भी ले लेते हैं, इसको -23 लिख लेते हैं, ऑफसेट टाइमिंग। इसका मैं लिख लेता हूँ, और एक मिनट यूटीसी ले लेता हूँ, यूटीसी। एंड आज क्या तारीख है हमारी? टुडे इज अप्रैल, राइट। तो आज हमारा है डे, क्या है हमारा? वेडनेसडे। सो वेट वेडनेसडे, ए पी आर 19/20/23। लिया नहीं ना? इसमें सिंटेक्स दिखा क्यों नहीं रहा है? -23, ओके ठीक है। एंड सो 0। क्लॉक सेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? क्लॉक टाइम, क्लॉक के बाद कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। क्लॉक टाइम जोन, क्लॉक टाइम जोन आईएसटी, इसमें कुछ कमांड चल नहीं रही है। -23, इसमें हमारा कमांड नहीं चल रहा कुछ। कैसे करें इसको, लैब को? हम्म सेट क्लॉक, क्लॉक सेट कमांड होता है, चल नहीं रहा यहाँ पे। ओके, क्या यार, ये बड़ी दिक्कत है इन सब डब्बों पे। कैसे दिखाऊं आप लोग अब? इस पे कमांड तो चल नहीं रहा है। तो एक बार रुको, डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। आपके जो बक है उसके अंदर क्या है? अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, इसमें यहाँ पे आता हूँ, सेट क्लॉक सेट। अच्छा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ठीक है, सॉरी, अभी ले लिया, ठीक है। तभी इसका टाइम में चेंज करता हूँ मैं, कन्फिग टी में नहीं, यहाँ पे आपको प्रिविलेज मोड में ही डालना है आपको, ठीक है। सो क्लॉक सेट, और मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई भी टाइम, जैसे 18/24, राइट। और मंथ क्या है हमारा?
सो डे हमारा है 19, मंथ है हमारा अप्रैल, राइट, और 2023। तो ये मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे सो क्लॉक करता है तो ये आपको, ये आपका टाइम दिखा रहा है, देख रहे हैं, अभी करंट टाइम इस पे दिखाने लगा, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। लेकिन ये टाइमिंग क्या इन पे दिखा रहा है? द आंसर इज नो, इस पे नहीं दिखाएगा, बाकी डब्बे पे आपको नहीं दिखाएगा टाइमिंग। सो मैं जाके यहाँ पे R1 पे देखता हूँ, शो क्लॉक। सो क्लॉक तो देखिए यहाँ पे अभी 93 दिखा रहा है, राइट। R3 पे भी जाके चेक कर रहा हूँ, शो क्लॉक पे भी आपको 93 दिखा रहा है। तब मुझे इस टाइम से सिंक कराना है, तो कैसे टाइम से ठीक होगा? तो पहले मुझे इसको एनटीपी सर्वर बनाना पड़ेगा, मास्टर। तो आपको बोलना पड़ेगा, जो राउटर को आपको क्लॉक रेफरेंस रखना है उसको कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको एनटीपी मास्टर बनाना पड़ेगा। और इसका कोई भी आपका मास्टर क्लॉक 1 ले लो, या कुछ भी नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख लो 1। तो आपका ये मास्टर बन गया, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे क्लॉक सेट कर रखा है। आप करना क्या, आपको इन दोनों पे जाकर आपको करना है कि आपको एनटीपी सर्वर यहाँ पे जाकर कॉन्फ़िगर करना है। एनटीपी सर्वर, सर्वर में क्या डालना है? यहाँ की आईपी, आईपी क्या थी हमारी? 1.1.1। सो मैं यहाँ पे जाकर 1.1.1 डाल दिया। अब ये डाल दी यहाँ पे, इस पे भी गया, यहाँ पे जाकर मैंने यहाँ पे एनटीपी सर्वर 1.1.1 डाल दिया। ठीक है, मेरा काम हो गया खत्म। बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे लूपबैक सोर्स एड्रेस हमें नहीं डालना है, आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने शो क्लॉक किया, तो अभी भी मेरा टाइम यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा टाइम जो है सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। बट हमारा यहाँ से अगर 1.1 को पिंग करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा पिंग हो रहा है। तो ये सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, 15 मिनट का टाइम लगता है इसको सिंक होने में। इसको हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन आपको इतना ही कॉन्फ़िगरेशन करना था कि इट इज गोइंग टू बी जस्ट कि आपका जो भी आपका मास्टर बना दो, फिर आपको जाके ये कमांड डाल दो एनटीपी सर्वर्स के, वो आपको सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। तो आप अगर जाके यहाँ पे शो एनटीपी स्टेटस करते हो इसी राउटर पे, यहाँ पे जाके चला दो, जैसे शो एनटीपी स्टेटस, तो ये बताएगा आपका कि आपका क्लॉक का जो है क्या टाइमिंग है। ये देखो सब दिखा रहा है यहाँ पे। बट आपका यहाँ पे एक स्टार्टम वैल्यू दिखाता है, जो इसका, जैसे आपके EIGRP का एक मैट्रिक होता है ना, इसकी मैट्रिक होती है स्टार्टम। तो इसका स्टार्टम 1 मतलब कि ये क्लॉक यहीं पर लोकली है, इसको कहीं बाहर से नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखते हो शो एनटीपी स्टेटस, तो देखो यहाँ पे आपका अभी भी टाइमिंग जो है आपका सिंक नहीं हुआ, क्योंकि टाइम लगता है सिंक होने में। स्टार्टम वैल्यू अनरजिस्टर्ड, क्लॉक आपका अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है, स्टार्टम 16 दिखा रहा है मैक्सिमम। नो रेफरेंस क्लॉक, यहाँ देखो नो रेफरेंस क्लॉक दिखा रहा है। बट हमने क्या कर रखा है? शो रन सेक्शन एनटीपी देखते हैं, तो हमने एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है यहाँ पे, देख रहे हैं। तो शुड विल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट द क्लॉक इन्फॉर्मेशन, बट थोड़ा इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक हम कुछ और करते हैं, फिर उसके बाद में देख लेंगे। सो एनटीपी स्टेटस, सो इसकी भी अभी यहाँ पे देखिए सिंक्रोनाइज हो गया, देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो गया। और सो क्लॉक देखिए, देखिए इसका टाइमिंग सही हो गया, देखिए आप, बिल्कुल सही हो गया टाइमिंग इसका। और यहाँ भी अभी सिंक्रोनाइज हो गया होगा, देखिए इसका भी टाइमिंग सही हो गया। तो इनका सबका टाइमिंग अपने आप ही सही हो गया। देख रहे हैं आप लोग, कुछ मैंने नहीं किया, हमने सिर्फ 2 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन किया और टाइमिंग इसकी सिंक्रोनाइज हो गई। क्लियर हुआ? तो मैंने जो यहाँ पे अब टाइमिंग दिखा रहा था, वो टाइमिंग अब सब पे अपने आप सेट हो गया। कैसे सेट हो गया? हमने सिर्फ एनटीपी सर्वर चेंज कर दिया, हमारा टाइम सेट हो गया। दिस इज हाउ एनटीपी सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड। तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये देखो तुरंत हो गया, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर ही हो गया। और देखो जो टाइमिंग यहाँ पे है वही टाइम है। अगर यहाँ पे टाइम मैं चेंज करूंगा तो अपने आप ही टाइम चेंज हो जाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ, सेट, नहीं क्लॉक, यहाँ पे देखिए क्लॉक सेट। और अगर मैं टाइम चेंज करता हूँ, जैसे मान के चलिए कि मैं भी डाल देता हूँ 20 20 20, राइट, IST डाल देता हूँ यहाँ पे। मंथ मेरा क्या हो गया? मेरा मंथ हो गया, डे हो गया, मान के चलिए यहाँ पे 20, डे मेरा मान के चलिए कि हो गया ये 19, राइट।
मंथ हो गया मेरा अप्रैल, राइट। ईयर मैं 2024 कर देता हूँ, ठीक है। तब क्लॉक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज हो गया क्लॉक। सो क्लॉक यहाँ पे चेंज हो गया, अब 2024 हो गया, बट यहाँ भी थोड़ी देर के बाद चेंज चेंज हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा समय बाद यहाँ भी चेंज हो जाएगा। इसका अनसिंक्रोनाइज है, अभी देखिए क्लॉक अनसिंक्रोनाइज हो गया फिर से। यहाँ भी देखिए ये भी अनसिंक्रोनाइज है, तो थोड़ा समय लगेगा, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर से सिंक्रोनाइज हो जाएगा और ये 24 अपने आप ही चेंज हो जाएंगे सारे। तो दिस इज हाउ आपका क्लॉक काम करता है, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, ये 3 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन आपको बस रखना है बस। तो इसकी मैं कन्फिग नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट देख लेना, वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी कॉन्फ़िगरेशन है इसके। सो देखिए अभी भी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, अनसिंक्रोनाइज है अनसिंक्रोनाइज है ये हो जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, बट डेफिनेटली ये हो जाएगा अभी। श्योर एंड सेक्शन एंटी, या शो क्लॉक, शो एनटीपी स्टेटस। ये टाइम लगता है कई बार सिंक्रोनाइज होने में, हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी हैपन, राइट। बट मुझे लग रहा है कि फ्यूचर टाइमिंग इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि फ्यूचर टाइमिंग हमने डाल दिया है, तो कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहा है। शो क्लॉक हो तो जाना चाहिए, फ्यूचर टाइमिंग से भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सो एनटीपी स्टेटस क्या हो गया, देखिए हो गया, थोड़ा टाइम लगा, सिंक्रोनाइज्ड, बट टाइमिंग चेंज नहीं हुआ अभी भी। सिंक्रोनाइज तो हो गया बट टाइमिंग इज नॉट चेंज, टाइमिंग आपका वही दे रहा है अभी भी। इट इज शो एनटीपी स्टेटस सिंक्रोनाइज्ड, बट हमारा टाइमिंग चेंज नहीं हुआ। फ्यूचर टाइमिंग की वजह से हुआ नहीं है, किसी किसी रीजन से नहीं हुआ, लेकिन टाइमिंग चेंज हमारा नहीं हुआ। 23 का तो ले लिया था इसने, बट दूसरा टाइमिंग इसने नहीं लिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लियर एनटीपी कुछ है ऑप्शन, चलो मैं फिर से इसको एक काम करता हूँ, सेट क्लॉक सेट जाकर इसको, नहीं, यहाँ से नहीं, रुक जाओ, क्लॉक सेट, सेट क्लॉक सेट, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 23, और इसको मैं कर देता हूँ 03 अप्रैल। क्लॉक सेट मेरा हो गया, एंड ये मेरा टाइमिंग हो गया यहाँ से यहाँ तक। चलो, और मैं इसको एज इट इज सेट कर देता हूँ। क्यों नहीं ले रहा है, अच्छा ठीक है। तो डे में कर लेता हूँ 01, राइट। मंथ कर लेता हूँ मैं अप- अप्रैल,
राइट, एंड ईयर 2023 शो क्लॉक। ठीक है, अभी 1 अप्रैल हमने किया यहाँ पे, 19 अप्रैल है। शो एनटीपी स्टेटस, सॉरी अनसिंक्रोनाइज दिखा रहा है, बट ये अनसिंक्रोनाइज हो गया। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, तो ये चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो एनटीपी स्टेटस कई बार थोड़ा सा ये करता है नाटक, बट इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो ये मेरा हो जाएगा, चलो इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के बाद हमारा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का एनटीपी सर्वर से, या क्लियर है आप लोगों को, बताइए मुझे। बहुत इजी है ये एनटीपी सर्वर, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। So let's move to the another topic. So clock 1 April. Let me check on here. So NTP status unsynchronize. चलो इसको 15 मिनट का मैक्सिमम टाइम है, उसको वेट करते हैं, तब तक मैं बताता हूँ। तो एक और टॉपिक आपके पास है, ये वाला हमारा हो गया, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डीएससीपी। ठीक है, तो इसका मतलब समझो आप लोग क्या होता है, डीएससीपी क्या होता है, राइट। सो जब भी आप डीएससीपी की बात करते हो, तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए डीएससीपी का यूज होता है, राइट। सो डीएससीपी का जब भी बात करते हो तो इसको बोलते हैं डायनेमिक होस्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ डीएससीपी का, डीएचसीपी को आप लोग बात करते हो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो इसको बोलते हैं आपको डीएससीपी, कि आपको जो डायनेमिक होस्ट करना है कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी डायनेमिक को होस्ट की तरह आपको आईपी दिलाना है डायनेमिकली, तो उसको आपको डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये आप लोग हर एक पीसी के अंदर होता है ये। जैसे मेरी पीसी में आप जाओगे आप लोग, ठीक है, तो इसके अंदर आप नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाते हो आप लोग, राइट। तो आप लोग जैसे कैसे दिखाऊं आप लोग को कि मेरा जो पीसी है, कंट्रोल पैनल के अंदर मैं गया। सो यहाँ पे सिस्टम के अंदर लेट्स सी, आईपी का ऑप्शन होता है देने का ना, यहाँ पे कहाँ गया ऑप्शन, ट्रिपल शूटिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट, ठीक है, सो इंटरनेट कनेक्शंस। सो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग का क्यों यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे का ऑप्शन आता है नेटवर्क सेटिंग का। सो इस नेटवर्क सेटिंग पे गया मैं, तो यहाँ पे आपका, हाँ देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है मैनेज नेटवर्क। तो मेरे सारे नेटवर्क आ रहे हैं इधर से। हाँ ये देखिए, इसको यहाँ देखिए आईपी असाइनमेंट मेथड क्या है, ऑटोमेटिक डीएससीपी, देख रहे हैं आप लोग। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको मैं अगर मैनुअल कर दूं, मैनुअल मतलब स्टैटिक होता है, फिर मैं इस पे आईपी दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे पीसी को आईपी जो मिल रहा है वो डीएससीपी से मिल रहा है, जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू इसको आईपी मिल रहा है। तो मेरे पीसी के अंदर जो आईपी यहाँ पे देखिए मिल रहा है, आईपी कॉन्फ़िग। सो यहाँ पे ये वाले आईपी मिल रहा है, अपने आप ही इसको अपना मेरा राउटर जो है वो आईपी दे रहा है। इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं स्टैटिक भी दे सकता हूँ। कैसे करना, आप यहाँ जाओ, इसको डीएससीपी की जगह मैनुअल कॉन्फ़िगर कर दो, ऑटोमेटिक है उसकी जगह आप मैनुअल कर दो। तो यहाँ पे आपको आईपी देना पड़ेगा कुछ भी, आप तो 192 168 1.100 100 नहीं, मतलब कुछ भी आप आईपी दे सकते हो। सबनेट मास्क यहाँ पे देना पड़ेगा आपको मैनुअली, ऐसे 255.0, फिर गेटवे देना पड़ेगा, इसका जो भी है सब कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको 1.1। तो जब मैं ये आईपी दूंगा तो मेरी पीसी की आईपी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये आईपी जो मेरा यहाँ पे दिख रहा है 169, ये चेंज होकर हो जाएगा आपका 123। तो भी मेरा सिस्टम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
तो अगर आप लैब में जाते हो, जो भी आप आईपी यहाँ पे देते हो, देखो यहाँ पे अगर पीसी है तो इस पीसी को जब आईपी दोगे आप, तो इसके अगर आईपी देने का जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, देखिए आप लोग ध्यान से, सो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं तो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक है। अगर मैं इसको डीएचसीपी कर दूं तो देखो इसमें से स्टैटिक आईपी का हट गया, अब इसको अपने आप आईपी मिलना चाहिए कहीं से। तो डीएचसीपी देखो अपने आप ये आईपी उठा लिया कुछ 169 का, जो अपीपा आईपी बोलते हैं, ये आईपी यूजुअल आईपी नहीं है हमारा। तो आपके नेटवर्क में ये कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आपको ये अपीपा आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर करने को जरूरत पड़ती है, या फिर आपको आईपी लेने की जरूरत पड़ती है, या ऑटोमेटिक आईपी लेने की जरूरत पड़ती है? उस मेथड को अगर जानना है तो हमारे पास मेथड का नाम है डीएचसीपी। देखो ये बोल रहा है कि डीएचसीपी फेल्ड, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मतलब किसी भी होस्ट क्या होता है, ये मशीन हो गई, इनको अगर डायनेमिक आईपी में देना है, डायनेमिक प्रोटोकॉल से मुझे इसको कॉन्फ़िगरेशन में डीएचसीपी यूज करना पड़ता है, राइट? इतना क्लियर हो गया आप लोग को? तो अभी स्टैटिक किया तो इस पे जो आईपी है स्टैटिकली हम कुछ भी दे सकते हैं, मेरी मर्जी में कुछ भी आईपी इसको दे दूं, कुछ भी इसको गेटवे दे दूं, ये मेरी चॉइस है, राइट? बट अगर मैं डायनेमिक दूंगा तो मेरी चॉइस नहीं होगी, वो मेरे नेटवर्क में जो डीएचसीपी सर्वर होगा उसकी चॉइस होगी कि वो क्या आईपी एड्रेस देना चाहता है। तो पहले तो इस लैब को देख लेते हैं सिंक्रोनाइज हुआ कि नहीं हुआ, फिर इसको हम टेस्ट करते हैं। तो मैं अगर यहाँ गया अभी तो शो क्लॉक करता हूँ, तो शो एनटीपी सर्वर, शो एनटीपी सर्वर, शो एनटीपी स्टेटस, सिंक्रोनाइज तो है बट समहाउ वो उठा नहीं रहा है, इट विल टेक मोर टाइम। और हमारा जो पहले हमने टेस्टिंग कर लिया था वो सही था बिल्कुल, बट सम टाइम अगर उसने कैसे में डाल दिया है या फिर इसको राउटर रिबूट करूंगा तो ये कई बार हमारे पास दिक्कत करता है, हमारे जो वीएम इमेज होते हैं सही से सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं। तो ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन का दिक्कत नहीं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, बट इट इज गोइंग टू बी हैपन फॉर श्योर। तो अभी आप लोग इसको बाईपास कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है बिल्कुल सीसीआई की बुक से की है और हमारे हिसाब से बिल्कुल चीजें सही हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे एक बार बाद में, वरना अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो आप लोग डीएचसीपी का। तो जो हमारे यूजर की मशीन होती है उस मशीन में हम दो तरीके से आईपी दे सकते हैं, एक तो हम मैनुअली दे सकते हैं और एक हम डीएचसीपी सर्वर के थ्रू दे सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया? मतलब जो भी आपके पास पीसी होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें आप सिर्फ दो ही तरीके से आईपी दे सकते हो, राइट? द फर्स्ट यू कैन गिव वाया द मैनुअली, या दूसरा आप उसको डीएचसीपी के थ्रू दे सकते हो। तो ये आपको बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ बेसिकली यू वांट टू गिव द आईपी एड्रेस टू योर पीसीज। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप स्टैटिक आईपी देते हो सबको, तो अगर आप स्टैटिक आईपी दोगे सबको तो आपके पास अगर 1000 पीसी है तो आपको 1000 पीसी को लॉगिन करना पड़ेगा और आपको आईपी देना पड़ेगा, और जितनी बार आप नेटवर्क में कनेक्ट करोगे उतनी बार आपको आईपी देना पड़ेगा। तो मतलब आज ऑफिस लैपटॉप लेकर आया तो फिर रोज आपको आईपी देना पड़ेगा, डेली बेसिस यू हैव टू गिव द आईपी एड्रेस टू द पीसीज। So this is not a good approach, right? If you have to give the IP address on daily basis, that is not a good approach. तो आपकी आईटी टीम जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, बोलेगी यार क्या यार, मुझे हर रोज आईपी देना पड़ता है, every day I have to give the IP address. So to avoid this, there is an option and a protocol known as a DHCP. DHCP में होता क्या है कि आप एक DHCP सर्वर बना दो किसी डिवाइस को, उस DHCP सर्वर पे आप क्या करो कि एक पूल बना दो, ठीक है? पूल जैसे कल हमने बताया था ना, उसका पूल, नेट का पूल, उसमें कुछ आईपी डाल दो आप, जैसे लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस डाल दो, 192.168, 10.1, 2, 3, 4, ये सब आप बना दो। तो अपने आप ही जैसे ही पीसी ऑन होगा, डीएचसीपी उसका मोड होगा, अपने आप जाएगा इससे इससे बात करेगा और अपने आप इसको आईपी मिल जाएगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द आपका डीएचसीपी प्रोसेस। अब इसमें क्या लॉजिक होता है पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर हम लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। तभी ये पीसी जितनी है, अभी देखो इसके अंदर मैं जाता हूँ, राइट? तो अभी इसके अंदर मैं जाके कॉन्फ़िगर कर दिया डीएचसीपी, तो इसको आईपी मिलना बंद हो गया, देख रहे हैं? कोई आईपी नहीं मिल रहा है इस पीसी को। इस पीसी पे भी गया मैं, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाकर मैं कॉन्फ़िगरेशन है, इसको डीएचसीपी कर दिया। देखो स्टैटिक तो आईपी है इसमें, लेकिन डीएचसीपी कर इसको आईपी नहीं मिल रहा है अभी।
ठीक है, इसको भी नहीं मिल रहा है। इस पे गया, इसके अंदर भी जाकर मैंने यहाँ पे DHCP कर दिया, तो इसको भी IP नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे गया, इसको भी मैंने DHCP कर दिया, तो इसको भी IP नहीं मिल रहा है। और लास्ट वाला भी, अच्छा लास्ट वाला हमने कर दिया। इसको कैसे कर दिया हमने? 2 5 3 4, 2 रह गया क्या? तो 2 को भी कर लेते हैं। सो यहाँ भी जाकर मैंने इसको DHCP, तो अब मेरे किसी भी PC को IP नहीं मिल रहा है। आप जाके यहाँ देखोगे टर्मिनल, इस पे नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर देखोगे IP कॉन्फ़िग, तो इसमें किसी पे IP नहीं मिल रहा है। ये मिल रहा है अपीपा IP मिल रहा है। 169 सीरीज की जो IP होती है अपीपा IP होती है, जो वैलिड IP नहीं होती है। तब इनको मुझे IP दिलवाना है, तो कैसे मिलेगा IP? वो भी मुझे बिना इस पे मैनुअली IP डाले हुए IP दिलवाना है। हाउ इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल? इट इज ए पॉसिबल। आपको थोड़ा सा कुछ मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ भी जाकर देखो, अगर IP कॉन्फ़िग, इसके पास भी IP नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? जो इसका PC का गेटवे है, आप कहाँ बनाए थे? इस राउटर बनाए थे। इस राउटर पे जाइए और यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाया है। इस लैन इंटरफेस का हमारा सबनेट ये है, VLAN 1 है। यही हमारा है। इन पीसीज को IP इसी सबनेट से मिलना चाहिए, राइट? तो हमें जाकर इसी पे हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो कैसे होती है मैं करके दिखाता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक IP DHCP, राइट, कुछ एड्रेस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड मतलब कि अब आप चाहते हो कि आपके पास सबनेट क्या है, आपके पास सबनेट जो है वो कंप्लीट है, ये वाला देखो। जो आप यूजर को देना चाहते हो वो सबनेट है 192.168.10.0/24। टोटल आपके पास IP कितनी होंगी? यूजेबल IP, यूजेबल IP आपके पास कितनी होंगी इसमें? इसमें होंगी 253। ये होंगी ना आपके पास टोटल यूजेबल IP, क्योंकि आपका फर्स्ट वाला IP आपका नेटवर्क IP हो जाता है, और लास्ट वाला IP आपका नहीं 254 होगा, राइट? सो आपका जो फर्स्ट और लास्ट आपका होगा आपका नेटवर्क, और आपका वो हो जाएगा क्या बोलते, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। तो पहला आपका IP जो होगा, आपको क्या होता है, टू द पावर कितना, टू द पावर 8 करना है आपको। टू द पावर 8 अगर इसको करोगे तो 256 होता है टोटल IP इसमें, क्योंकि जितने जीरो इसमें है 24 है, तो 8 बिट हमारा है ना ऑन इसमें, तो 256 हो गया। इसमें से -2 कर दो तो आपका यूजुअल IP 254 हो गया। तो अब चाहते हो कि इस 254 में से मैं शुरू का 10 IP 1 टू लेकर 10 तक मैं रिजर्व रखूं। रिजर्व मतलब किसी यूज के लिए, मतलब R&D के लिए मैं रख लूं, या टेस्टिंग के लिए मैं रख लूं। कुछ भी रीजन से रख सकता हूं, टेस्टिंग पर्पस के लिए, या फिर मैं किसी अपने स्पेशल स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के लिए रख सकता हूँ, स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए भी रख सकता हूँ। स्पेशल रिक्वायरमेंट ये भी आपकी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसको कैसे हम ये 10 IP कैसे हम बाहर निकालें इस सबनेट में से? तो उसके लिए आपको ये कमांड चलानी पड़ती है कि आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा, IP DHCP exclude address 192.168.10.1 to 192.168.10.10। सॉरी, ये यहाँ पे 192 फारल में लेता है 10.10। तो इस जैसे ही आपने एक्सक्लूड लिख दिया, मतलब कि ये IP कभी क्लाइंट को मिलेगा नहीं। आपको जो 1 to 10 IP है जो आपने यहाँ पे लिखा है, दीज IP नेवर गोइंग टू असाइन टू द क्लाइंट्स, ये आपके लिए रिजर्व हो गई। अब आपको बाकी जो IP बच गई, कहाँ से कितनी IP बच गई? आपकी बच गई बाकी IP, वो बच गई 11 से लेकर, जैसे यहाँ पे 192.168.10.11 से लेकर 192.168.10.254, ये IPs आप क्लाइंट को देना चाहते हो इसमें से, रेंज में से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक DHCP पूल बनाना पड़ेगा, राइट? सो इसमें बनाना पड़ेगा आपको IP DHCP पूल, और इस पूल का नाम लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिख लो नाम, इसमें लिख लो कि CCNA DHCP लैब, आप कुछ भी लिख लो इसमें, राइट? सही, मैंने लैब लिख लिया, CCNA DHCP लैब, और इसमें जाकर आप डाल दो
168 10 आपका क्या सबनेट है, जो सबनेट पूरा है वो पूरा सबनेट आप डाल दो, तो पूरा पूल बना दो इसका। देखो ये पूल पूरा का बन गया आपका। अच्छा इसमें सॉरी, इसमें आपको मैंने एक काम करो इसको, ये पूल के नीचे आपको इसमें आईपी डाल, नेटवर्क कमांड के थ्रू डालना पड़ेगा इसको। ये पूल में जाओ, पूल के अंदर नीचे आओ, इसके अंदर नेटवर्क लिखो आओ, फिर आप इसमें डालो जो भी आपका सबनेट है, 10.0 255 255 255.0। अब आपके पीसी को इस पूल से आईपी मिलेगा, लेकिन इसमें से ये 10 आईपी को छोड़कर, लेकिन इनको गेटवे क्या मिलेगा, जब इनको आईपी मिलेगा तो गेटवे भी चाहिए ना, तो गेटवे क्या देना है हमें, 1, जो इस पे कॉन्फ़िगर्ड है 1 आईपी एड्रेस। सो इसके लिए हमें गेटवे के लिए कमांड चलाना पड़ता है डिफॉल्ट राउटर एट 192.168.10.1 और आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया कंप्लीट। सो देखो ये रहा सो रन सेक्शन डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या किया, एक एड्रेस बनाया जिसमें हम जो आईपी को एक्सक्लूड करना चाहते थे वो हमने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि इसमें गेटवे का भी एड्रेस है तो इसको हम रिलीज नहीं कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, तो इसलिए शुरू के कुछ आईपी हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि वो हमारे किसी पर्पस के लिए चाहिए होगा तो यूज हो जाएगा। बाकी हमने बोला कि एक हमारा पूल है सीसीएनए का, और इस पूल का नाम ये है लैब के लिए, और इसमें हमने नेटवर्क ये बनाया और इसके अंदर हमने आईपी ये डाल दिया, राइट। अब जब मैं क्लाइंट पे गया, देखो पहले इनको आईपी नहीं मिल रहा था, लेकिन देखो अपने आप ही अब आईपी मिल गया, देख रहे हो आप, अपने आप ही इसको 13 आईपी मिल गया। देखो आप, देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको कितना मिल गया, 14 मिल गया, राइट। और देखो यहाँ पे इसको भी कुछ कुछ मिल गया होगा, देखो यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे इसको क्लोज करो आप आईपी, तो इसको भी देखो 11 मिल गया, देख रहे हो 11 मिल गया इसको भी। और यहाँ पे इसको तो है 11 क्यों मिला, क्योंकि 10 तक तो हमने रिजर्व कर दिया था। अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा और थोड़ा ना, तो फिर आपको और 11 की जगह कुछ और मिलेगा। तो देखो अपने आप ही सबको आईपी मिल गया, मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया था, ये सबको अपने आप आईपी मिल गया। दिस इज हाउ डीएससीपी इज गोइंग टू वर्क। अगर मैं स्टैटिक करता हूँ फिर से डीएससीपी करूंगा तो अपने आप देखो ये आईपी उठा लेगा थोड़ी देर में, देखो अपने आप ही आईपी इसको मिल गया फिर से। मैं डीएससीपी सर्वर हटा दूंगा तो आईपी मिलना बंद हो जाएगा, देखो मैं हटा देता हूँ अभी। जैसे मैं जाऊंगा यहाँ पे कहाँ, आर क्या था हमारा, कौन सा राउटर था, ये था R0 था, ठीक है। अब इसमें जाकर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ नो आईपी डीएससीपी पूल, ये वाली कमांड चला देता हूँ, देखो ये वाला, तो मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगा। जैसे ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसको हटाऊंगा, देखो किस सारे पीसी का आईपी मिलना बंद हो जाएगा। देखो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो किसी को आईपी अब नहीं मिलेगा, देख रहे हो इसको आईपी अब मिल नहीं रहा है। आप लोग देखो यहाँ पे, देखो आप ही पे आईपी मिल गया, देख रहे हो 169 का। अब इसको वैलिड आईपी नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका हमने डीएससीपी सर्वर हटा दिया। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको फिर से करेक्ट कर दूंगा, देखो जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे, आप लोग देखो लाइव देखो बिल्कुल, यहाँ पे दोनों को देखना आप लोग। अब जैसे ही जाकर मैं फिर से ये कॉन्फ़िगरेशन डाल दूंगा, देखो ये वाला पूरा कमांड फिर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये देखो जैसे ही मैंने किया कुछ देर बाद इसको आईपी मिल जाएगा अपने आप, थोड़ी देर बाद इट विल गेट द आईपी एड्रेस। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अपने आप आईपी चेंज हो गया, देखो अपने आप आईपी मिल गया इसको, देखो गेटवे आईपी सब मिल गया इसको। सो दिस इज हाउ डीएससीपी इज गोइंग टू वर्क एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। तो ये आपका डीएससीपी का हो गया लैब कंप्लीट। इसमें होता क्या है, डीएससीपी चलती कैसे है, आप भी थोड़ा थियोरिटिकल समझ लो चीजें, डीएससीपी में होता क्या है। देखो डीएससीपी में अंदर एक प्रोटोकॉल चलता है, हमारा हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर डीएससीपी चलता है, उसको हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। सो क्या बोलते हैं, डोरा प्रोसेस, डोरा प्रोसेस। इस डोरा प्रोसेस में होता क्या है, डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, 4 चीजें होती हैं जिसमें जैसे ही आप डीएससीपी ऑन करते हो किसी भी डब्बे के अंदर, तो वो चारों चीजें आपका
एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे जाके अगर मैं डालता हूँ DHCP डोरा प्रोसेस, तो आप इमेजेस में जाओ, तो होता क्या, देखो आप लोग ध्यान समझो कि जैसे मान के चलो कि एक क्लाइंट है, तो ये क्लाइंट जैसे ही इसको आईपी चाहिए, आपने DHCP मोड में इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही इसको आईपी चाहिए, आईपी चाहिए तो क्या करेगा, सबसे पहले डिस्कवरी रिक्वेस्ट भेजेगा अपने सर्वर को, जो भी सर्वर है, हमारे केस में कौन सा सर्वर है, राउटर है। तो DHCP डिस्कवरी रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा, और उसके बाद आपका जो सर्वर होगा उसको ऑफर मैसेज भेजेगा कि ठीक है आप मेरे पास आए हो, लो मेरा ऑफर मैसेज ये है। फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे तुम आईपी दो, और उस आईपी बेसिस पे जैसे ही उसको आईपी दे देगा, रिक्वेस्ट मिल जाएगी आईपी देने के लिए, आईपी रिलीज कर देगा, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट दे देगा। दैट इज अ डोरा प्रोसेस। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ, क्लाइंट सेंड द यूनिकास्ट ऑफर मैसेज, यूनिकास्ट व्हाट इज दिस एड्रेस, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि क्लाइंट ने उसका एक जो सर्वर हुआ उसको DHCP एक्नॉलेजमेंट भेजा, जब उसको आईपी मिल गया तो डिस्कवरी मींस कि उसने डिस्कवरी रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट ने सर्वर के पास, सर्वर ने उस डिस्कवरी रिक्वेस्ट को ऑफर किया, एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उसको आईपी को ऑफर कर दिया कि लो तुम्हारे लिए आईपी है। फिर उसने रिक्वेस्ट भेजा, आईपी मिलने के बाद गेटवे वगैरह की इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट दे दिया, जिसको बोलते हैं डोरा प्रोसेस, डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो इट इज कंप्लीट डोरा प्रोसेस। आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा एक बार और थोड़ा आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका हाय, देखो ये कितना सही तरीके से लिखा हुआ है, हाय विल यू प्लीज गिव मी द आईपी एड्रेस डिस्कवरी सर्वर, श्योर आई हैव दिस आईपी एड्रेस विथ यू। सो इसने ऑफर कर दिया कि मेरी आईपी ये है, ठीक है। यस आई एक्सेप्ट इट, काइंडली इशू द आईपी एड्रेस। उसने जैसे ही भेजा कि मेरे पास आईपी है, यू लाइक टू एक्सेप्ट, वो बोला कि हाँ मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही एक्सेप्ट का उसने बोला, फिर उसने एक्नॉलेजमेंट कर दिया ओके, और उसने आईपी को असाइन कर दिया। दिस इज अ कंप्लीट डोरा प्रोसेस। तो आप लोग इसको समझ सकते हो, सिर्फ एंड सिर्फ आईपी असाइनमेंट का एक तरीका होता है। दिस इज अ डोरा, शॉर्ट फॉर्म में इसको डोरा बोलते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को क्लियरिटी में समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे गया CCNA में, CCNA में जाने के बाद मैंने एक टैब बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे DHCP का मैं डाल दिया। एक तो ये हो गया आपका डोरा प्रोसेस। दूसरा क्या आपका है, दूसरा आपकी लैब है। लैब में आपकी ये वाली लैब है, आज हमने यूज किया है। तो ये वाली लैब में डाल देता हूँ आप लोग के लिए। तो इधर वाला भूल जाना, इधर का आपके यूजफुल यूजफुल नहीं है, ये वाला आपके यूजफुल है। सो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। डालने के बाद अब क्या है इसके अंदर, देखो कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है। आपको सिर्फ राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करना है, और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको ये करना है, देखो शो रन सेक्शन DHCP। आपको ये 3 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन करना है, कहाँ पे, R0 पे। मैं ये पूरा लिख लेता हूँ, और दैट्स ऑल। आपका DHCP कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको क्लाइंट पे फिर मैनुअली एट एट ऑल client PC, just change the IP assignment from static to DHCP as below। तो मैं ये भी आप लोग को डाल देता हूँ कि कैसे करना है, ये देखो। सो यहाँ पे आपको जाकर
क्लिक करना है, सॉरी लेट मी टेक अनदर स्निप। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग की बिल्कुल दिक्कत ना हो, तो मैं यहाँ पे ये कर देना आपको, ठीक है, कॉपी एंड इसको आप लोग यहाँ पे पेस्ट। तो ये लैब आप लोग का हो जाएगा डीएससीपी डोरा प्रोसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डीएससीपी का हो गया, और आपका एनटीपी का करना है, एनटीपी सर्वर लैब। सो मैं इसका भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग मन करे तो कर लेना। तो ये आपकी एनटीपी सर्वर है, और एनटीपी सर्वर के अंदर आपकी ये लैब है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में डाल देता हूँ आप लोग को। तो R1 की राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है। सो राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके, सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन है, एनटीपी मास्टर में डाल देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप एक लूप बैक बनाया, एक हमने आईपी एड्रेस डाला इस पे, एक मिनट, एक लूप बैक, एक आईपी, ओहो, एक ओएसपी के अंदर गया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एनटीपी मास्टर यहाँ पे डाला, एंड बिलो इन कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप लोग करना है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, रन बिलो कमांड इन प्रिविलेज प्रिविलेज मोड, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, इसमें प्रिविलेज मोड में क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ कि प्रिविलेज मोड में क्या करना। एक सेकंड में देना, एक रिप्लाई कर लूँ ईमेल की। सो इसमें क्या करना है आपको, कि जो क्लॉक की हम कमांड डाल रहे थे ना, कहीं ना कहीं पे डाल रहे थे हम लोग क्लॉक की कमांड, सो सेट क्लॉक ना। सो हम डाल रहे थे यहाँ पे सेट क्लॉक सेट, जो भी टाइमिंग हम डाल रहे थे, टाइमिंग मंथ हम डाल दिए, जैसे डे डाल दिए 19, फिर अप्रैल आप लोग डाल देना कुछ भी 2023। तो आपको ये वाली कमांड यूज करनी है, तो ये वाली आपको कमांड यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका R0 की कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका हो गया R0 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। एंड R0 के बाद आपको क्या करना है, R0 की कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको, अरे यार, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन प्रिविलेज मोड के स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ठीक है। अब R0 के बाद आपको कहाँ कॉन्फ़िगरेशन करना है, R1 पे, ठीक है। तो R1 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या थी आपकी, R1 पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी थी, दैट इज ये वाली, शो रन। सो इसमें बहुत इजी था, हमें एक तो एनटीपी सर्वर की कमांड डालनी थी हमें इस तरीके से। सो R1 पे आपको एक कमांड ये डालनी थी, इसके अलावा क्या करना था, आपको एक कमांड ये डालनी थी, ठीक है। इसके अलावा क्या करना था, आपको इस दो इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना था।
राइट। सो आपको जाकर इन दोनों इंटरफेस को नो शट एंड नो शट, यहाँ से नो शट कर लेना आप, इंटरफेस मैंने कहीं किया नहीं है, ऐसे छोड़ मत देना इसको, ठीक है। फिर आपका आखिरी क्या बच गया, R2 की कॉन्फ़िगरेशन, R2 पे। R2 पे क्या करना है आपको, R2 पे जाना है एंड R2 पे जाकर आपको R2 है R3 है, R3 है, ओहो R3, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये थोड़ा गलत कमांड चल गया, तो वी जस्ट हैव टू वेट। ओके, सो फाइनली इट्स आउट, ठीक है। तो शो रन पे गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी 2 लाइन की, तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नो शट कर दिया, नो शट। फिर क्या करना आपको, फिर आपको ये ओएस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, तो आपने इसको डाल दिया यहाँ पे, राइट। ओएस वेब कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। फिर आपका आखिरी क्या हो गया, आपके आखिरी जो कमांड हो गई एनटीपी सर्वर, तो आपकी ये भी लैब कंप्लीट हो गई, ठीक है। सो आपके दोनों लैब आपके दोनों लैब यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो हमारे एनटीपी एंड डीएससीपी की लैब हमारी यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब आगे क्या करना है, सो द नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएससीपी, वी अंडरस्टैंड द एनटीपी, बहुत छोटे टॉपिक हैं, राइट, एंड बहुत छोटी छोटी चीजें करना है। अब हमारे पास डीएससीपी की तो फंक्शनलिटी हमने समझ में आ गया है, ये थियोरेटिकल भी हम कर लेते हैं। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डीएनएस की, तो डीएससीपी का तो हमें फंक्शनलिटी समझ में आ गया, और डीएससीपी की हमने लैब भी कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट, कि कैसे हम लैब बनाते हैं, क्या हमारे पास रिले होते हैं। रिले हमारा वो होता है जिसको हम हेल्पर एड्रेस बोलते हैं, कि हमारे हेल्पर एड्रेस से कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम उसको अपने नेटवर्क को भेजते हैं, जो हमारा राउटर होता है उसको कैसे भेजते हैं। रिले मतलब कि एजेंट जो उसका उस आपके डीएससीपी के रिक्वेस्ट को आपके डीएससीपी सर्वर तक पहुंचाए, ठीक है। तो जब भी कोई रिले पहुंच पूछे आपसे रिले क्या होता है, तो आप ये बोलना है कि रिले का मतलब ये होता है कि आपका जो राउटर होता है, राइट, अगर मान के चलो कि उस पे आपने डीएससीपी सर्वर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो आपके क्लाइंट से उसकी रिक्वेस्ट को रिले करना राउटर को इज रिले। ये रिले कई तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका डीएससीपी सर्वर कहीं बाहर रखा हो, राइट, किसी दूसरी दुनिया में रखा है, या मतलब किसी दूसरे लोकेशन पर रखा है, एंड आपको इस क्लाइंट को आईपी देना है, तो फिर आपके राउटर पे ना एक आईपी हेल्पर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, आईपी हेल्पर एड्रेस। तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होगे, आप सिंपल से इसको समझो। तो उसको जब आप आईपी हेल्पर के थ्रू इसको रिले करते हो दूसरे नेटवर्क पे, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रिले एड्रेस। तो आपको बहुत सिंपल सा भी समझना है, एडवांस में अगर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बस सिंपल समझो कि आपका डीएससीपी में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, मतलब क्या होता है। अब डीएससीपी का तो हमें मतलब समझ में आ गया कि डीएससीपी होता क्या है। अब बात आती है डीएनएस के, डीएनएस का क्या मतलब होता है। तो डीएनएस की जब बात करो आप लोग, तो होता क्या, जैसे आप वेबसाइट खोलते हो, जैसे मैंने ये खोला, राइट, तो ये वेबसाइट खोला आपने learningNetworkSisco.com, देख रहे हो आप लोग, ये वेबसाइट आप खोल रहे हो ना कि learningNetworkSisco.com। तो जैसे ही आपने वेबसाइट खोला, तो मैंने बताया था कि मशीन जो होती है ना, वो किसी लैंग्वेज को नहीं समझती है, किसी नेम को नहीं समझती है, वो सिर्फ समझती है, क्या समझती है, वो
आईपी को समझती है, कोई भी आईपी होगा आईपी को समझती है, और आईपी को भी नहीं समझती है, आईपी को भी फर्दर ये 0 या 1 में कन्वर्ट कर देती है। तो आईपी को हम जब लिखते हैं तो 0 1 में कन्वर्ट करके 4 बिट लिखते हैं ना इसको, कि 192 का हम जो भी हमारा होता है उसको लिख लेते हैं, फिर 168 का लिख लेते हैं जो भी हमारा वैल्यू होता है, फिर हम 10 का लिख लेते हैं जो भी वैल्यू होता है। तो मेरा जो नेटवर्क होता है हमेशा 0 और 1 को समझता है, बाइनरी नंबर ही समझता है। दे नेवर अंडरस्टैंड द डेसिमल्स वैल्यू, और या कोई आपका FQDN होता है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जैसे ये वेबसाइट का नाम हो गया, इसको आपका राउटर समझता ही नहीं है। तो जब भी आप पीसी से आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे ये वाला नेटवर्क को, तो आपका पीसी क्या करेगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेगा आईपी के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेगा आईपी के अंदर, देखो आप लोग, तो यहाँ पे जाके एनएस लुकअप करो आप लोग, एनएस लुकअप, एनएस लुकअप करोगे इस आईपी एड्रेस को, तो देखो इसकी एक आईपी निकल के आ जाएगी, देखो ये आईपी निकल के आ गई आपकी इतनी सारी। तो बेसिकली आपकी जो ये मशीन है, इसको एनएस लुकअप करके इसको जो भी आपका डीएनएस है, जो भी आपका ये एड्रेस है, इसको कन्वर्ट करता है आईपी में। इस काम को करने के लिए हमारे पास एक सर्वर यूज होता है जिसको बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन, मैं लिख दो डीएनएस इक्वल टू डोमेन नेम। डोमेन नेम सर्वर का एक ही काम होता है, टू कन्वर्ट FQDN होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सो जितने भी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होते हैं, तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम कन्वर्ट FQDN टू एन आईपी एड्रेस, इसका एक ही काम होता है। अब FQDN एड्रेस क्या होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। FQDN एड्रेस का एग्जांपल देखो आप लोग, FQDN एड्रेस एग्जांपल्स, एग्जांपल्स से होता क्या है, जैसे www.facebook.com, www.guinet.com, राइट, www.gmail.com, ये सारे आपके FQDN है, राइट। ये सारे आपके FQDN है, और इसको जब भी आप कन्वर्ट करते हो, जब भी आप किसी एड्रेस को जाओगे तो ये आईपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे डीएनएस आपके पीसी में भी होगा, आप जाके चेक करना, हमेशा आपका डीएनएस मिलेगा 8.8. ये अपने आप ही आपके पीसी में रहता है। आपको अगर चेक करना आपके पीसी का डीएनएस एड्रेस, तो यहाँ पे जाके टाइप करना IP config/all, इसमें दिखाएगा आपका डीएनएस एड्रेस क्या है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपका, ये आपका डीएनएस एड्रेस है, आपके पीसी में भी ये कॉन्फ़िगर्ड होगा। तो इसका एक ही काम होता है कि आपके जो भी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होते हैं उसको आईपी में कन्वर्ट करना, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको बड़े प्यार से समझना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका FQDN हो गया। अब बात आता है कि SNMPs, अब इसका मतलब क्या होता है। आपसे अगर कोई पूछे कि SNMP का मतलब क्या होता है, तो अब मैं थोड़ा सा इस पर टाइम लूंगा 15 मिनट का, और ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे यहीं पे। एंड कल हमारी क्लास नहीं है, ठीक है, कल हम छुट्टी मनाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरे को कल अर्जेंट कहीं पे काम है, तो कल हमारी कोई क्लास नहीं है, हम लोग कनेक्ट करेंगे फिर फ्राइडे को, ठीक है। सो टुमारो इज नो क्लास, आप लोग भी थोड़ा सा एक दिन का स्पेस ले लो, एंड विल कनेक्ट ऑन द फ्राइडे एंड विल कंटिन्यू आवर सेशन। तो SNMP की जब आप बात करते हो, SNMP, तो SNMP जो बेसिकली है क्या, कि इसको बोलते हैं हम लोग, तो SNMP इज अ सिंपल नेटवर्क, आपका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, राइट। सो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सो ये इसका नाम ही ऐसा है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो आपको सजेस्ट करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, SNMP इजकल टू सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सो देखो इसमें
बड़ा सिंपल सा एक वर्ड है, मैनेजमेंट। मतलब आपको नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बोलते हैं। दैट इज अ मैनेजमेंट। मतलब कहीं ना कहीं आपके ये राउटर को या स्विच को या फायरवॉल को या सर्वर को कहीं ना कहीं ये मैनेज करता है, इसलिए इसका नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। कहीं ना कहीं ये चीजों को मैनेज करता है। ठीक है। तो जितने भी आपके राउटर, स्विच, फायरवॉल, सर्वर, कोई भी डिवाइस हो सकते हैं, इन सबको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है, एक हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, इसको बोलते हैं एसएनएमपी। तो आप अगर जाके इसको अगर थोड़ा सा इसको गूगल पे सर्च मारोगे, राइट, एसएनएमपी के बारे में, तो एसएनएमपी के बारे में अगर आप थोड़ा सर्च मारोगे तो जो मैंने आपको बताया कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंड इन द इंटरनेट, जो भी ये लिखा हुआ है, तो इस इट्स अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका काम होता है आपके जितने भी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना। किस तरीके से मैनेज करता है? जैसे आपके डिवाइस में टेम्परेचर बढ़ गया ज्यादा, राइट, आपका राउटर है उसमें टेम्परेचर बढ़ गया ज्यादा, तो आपको ये बता देगा थ्रू आउट द टूल कि आपके इस डब्बे का टेम्परेचर बढ़ गया, राइट। कोई डब्बा है उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत हाई हो गया, तो वो आपको बता देगा एसएनएमपी कि आपके इस राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो गया। किसी राउटर पे अगर मान के चलो कि कोई लॉग्स आ रहे हैं क्रिटिकल के, किसी भी तरीके के कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, सो उसको भी आपको बता देगा कि आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो बेसिकली ये आपके राउटर, स्विच, कोई भी डिवाइस होते हैं उसके अंदर आपको एसएनएमपी इनेबल करना पड़ता है। और एसएनएमपी इनेबल करने के बाद देखो इस तरह से क्या होता है, इस पे से ट्रैप आते रहते हैं। एसएनएमपी का सर्वर रहता है, इनको ट्रैप भेजते रहता है और इनको मॉनिटर करते रहता है। ये आपका फायरवॉल हो सकता है, आपका स्विच सर्वर हो सकता है, आपके स्विच हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस ट्रैप भेजते रहता है। ट्रैप मीन्स कि वो चेक करते रहता है कि तुम्हारी क्या हेल्थ की स्टेटस है। जैसे आपकी आपकी बॉडी होती है, राइट, सो आप अपने बॉडी के अंदर हमेशा रूटीन हेल्थ चेकअप कराते रहते होगे, राइट। सो उसमें क्या होता है कि अगर आपके हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आपको बेसिकली बेसिकली आपको पूरी रिपोर्ट में बता देता है कि बॉस आपका कि क्या आपके समस्या है, राइट, और उसके बेसिस पे यू कैन टेक एन एक्शन। सो बेसिकली एसएनएमपी भी यही काम करता है कि इट इज जस्ट गोइंग टू वर्क एज ए लाइक जस्ट मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ द डिवाइसेस, कि किसी भी तरीके से अगर आपके डिवाइसेस के अंदर हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, राइट, सो वो पूरा मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करके आपका कई तरह के मॉनिटरिंग टूल होते हैं, जैसे सोलर विंड एक टूल होता है, राइट, और भी आपके स्नो टूल होता है, बहुत तरीके 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 के टूल होते हैं। उस तरीके तरीके के टूल को यूज करके बेसिकली आपका हेल्थ के रिपोर्ट करेगा और आपका ये आपका नेटवर्क में आपको जाकर उसको फिर नेटवर्क इंजीनियर ट्रबल शूट कर सकते हैं। दिस इज एसएनएमपी। तो आपको जब भी कोई एसएनएमपी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। इसमें काम करने का जो तरीका होता है एसएनएमपी का, इसमें कुछ फंक्शनलिटी होती है, कुछ एमआईबी होते हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिखाता हूँ एसएनएमपी की फंक्शनलिटी के बारे में। अगर आप लोग थोड़ा सा गूगल पे जाके देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं समझना है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि थोड़ा आपको पता रहे एसएनएमपी फंक्शंस, राइट। सो कोई एक आर्टिकल खोल लेते हैं जो भी अच्छा लगे। एक दो खोल लेते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि बुक में इतना अच्छा नहीं बताया होगा जितना कई बार आर्टिकल मिल जाते हैं। देखो मैं बताया ना कि आपका होगा क्या है कि एक एनएमएस होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये मॉनिटरिंग टूल होता है और कुछ नहीं होता है। इस मॉनिटरिंग टूल से आपका ट्रैप, आपके जो भी डिवाइस होता है, सर्वर होगा, राउटर होगा, स्विच होगा, पीसी होगा, ये अलग अलग आपके एसएनएमपी एजेंट के थ्रू, इसमें एक मैनेजमेंट इंटरफेस डेटाबेस होता है जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस बोलते हैं। ये मीब आईडी को ये लोग आपस में ट्रैक करते रहते हैं। मतलब ये डिवाइस है एनएमएस आपकी मीब को ट्रैक करते रहता है, हर एक यूनिक चीज। जैसे आपका हर एक आपके बॉडी पार्ट के लिए टेस्ट होता है तो उसका अलग अलग आईडी होता है, कि जैसे आपको बोन्स का टेस्ट करना तो उसका अलग होगा, आपका ब्रेन का कराना तो उसका अलग होगा, हैंड का कराना उसका अलग होगा, मसल्स की करानी उसका अलग होगी। तो ऐसे ही हर एक पार्ट का इसका अपना मीब आईडी होता है। जैसे टेम्परेचर चेक करना तो उसका अलग मीब आईडी होगा, राइट। अगर किसी का ओएसपी प्रोटोकॉल को ट्रैक करना तो उसकी अलग मीब आईडी होगी, बीजीपी को ट्रैक करना उसकी अलग होगी, स्टैटिक करना उसकी अलग होगी, वीलेंस को करना उसकी अलग होगी।
तो आपकी अलग अलग आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस अलग अलग प्रोटोकॉल्स को क्या होता है कि आपको बेसिकली ट्रैक करना पड़ता है। और ट्रैक कौन करता है? वो एजेंट्स करते हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको कहीं दिखाता हूँ एसएनएमपी की कॉन्फ़िगरेशन, रुक जाओ, कैसे दिखती है आप लोग को? नेटवर्क मैनेजमेंट में होगा, इसमें नहीं है क्या? मैं एक बार खोलता हूँ इसको। हाँ देखो यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है कि आपका अलग अलग लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें अलग अलग स्ट्रिंग्स होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं, राइट? सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर फॉर यू। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इसमें एसएनएमपी क्या करता है कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, उस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये आपके डिवाइस को ट्रैक करता है। और इसकी वर्जन होता है 1, 2, C एंड 3, तीन वर्जन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर कोई पूछता है तो। नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीसीएनए में सिर्फ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है, राइट? यू जस्ट हैव टू नो कि एसएनएमपी का हम यूज क्यों करते हैं और काम कैसा करता है। तो यूज करते हैं इसलिए ताकि आप नेटवर्क की हेल्थ को मॉनिटर कर सको। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी क्या टेम्परेचर है, क्या आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन है, क्या आपके प्रोटोकॉल्स के स्टेटस हैं, क्या आपके उसके अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस के स्टेटस हैं, पीआईडी वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट आईडी वगैरह होता है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करता है। तो ये सारी चीजें आप एसएनएमपी से कर सकते हो। और इसको मैनेज करने के लिए आपका एक एनएमएस होता है। एनएमएस कुछ नहीं होता, एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, उसको आप यूज करके इन सबको आप मॉनिटर कर सकते हो। इसकी एमआईबी को आप ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक करने के बाद आप उस पर जो भी अलर्ट जनरेट होगा वो आपको रिपोर्ट कर देगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन इन द एसएनएमपी प्रोसेस। ठीक है, तो ज्यादा इसमें आपको समझने की जरूरत है। मैं एक बार इसकी बुक भी आपको दिखा देता हूँ, देखोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो एनटीपी हो गया हमारा, यूएस में तो कुछ है नहीं इसमें। एनटीपी हो गया, हाँ देखो यहाँ पे आपको मिलेगा ना, सिसलॉग एनटीपी, ये सिस्टम लॉग मैनेजमेंट। सिसलॉग के अंदर तो है नहीं। ये तो सिसलॉग्स हैं, ये तो मैं बताऊंगा आप लोग को अलग से। सिसलॉग कैसे होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर एसएनएमपी का दिखाता हूँ, कुछ है क्या इसके अंदर। मेरे अलावा अगर कुछ मिसिंग है तो मैं आपको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन डीएससीपी आर्प, और यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर में लैन में हमारे पास पीओई इथरनेट, ये सब हमने पढ़ लिया है। एंड ये तो हमारा नेटवर्क ऑटोमेशन का है, आखिरी चैप्टर है। उसमें एसएनएमपी है ही नहीं, कमाल है भाई, एसएनएमपी इसमें दिया क्यों नहीं है? इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो एसएनएमपी में बेसिकली आपको इतना ही समझना है। अगर मुझे कुछ लगेगा और कुछ समझाना है तो मैं समझा दूंगा, बट इट इज नॉट मच। आपको बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि एसएनएमपी क्यों यूज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो मॉनिटरिंग द कनेक्टेड डिवाइस, सिंपल सा एक डिफिनेशन याद रखना कि आपके डिवाइस को मॉनिटरिंग करने के लिए ये सब वर्जन होते हैं, वर्जन 1, 2, C, इसको 2 बोलते हैं, 3, तीन वर्जन होते हैं। ये सबसे लेटेस्ट वाला सबसे आपका हाईली स्केलेबल है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। 2 भी यूज होता है, 1 यूज नहीं होता कहीं पर भी। ठीक है, आपके इसमें बहुत सारे नेटवर्क मैनेजर्स होते हैं, एमआईबी होता है जो मैंने बताया आपको, एसएनएमपी एजेंट्स होते हैं, कुछ नहीं होते उनके सीपीयू, बैंडविड्थ, डिस्क यूजेज, देखो ये सारी चीजें मैंने जो बताया सारे लिखा हुआ है। इससे बेटर डॉक्यूमेंट होगा नहीं, मैं आपको ही देता हूँ। 1000 टाइज जो है यही आप लोग पढ़ लेना अगर बुक में नहीं मिलता है तो, क्योंकि इट्स लाइक बुक में इतनी चीजें होंगी भी नहीं है आप लोग के जितना इसमें बताया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने पास रख सकते हो, यू कैन रेफर इट कि मैनेजर क्या करता है। मैनेजर का काम होता है मैनेज करना, एजेंट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन, एजेंट कैसा आपका बिहेव कर रहा है, राइट, उसको मॉनिटर करना, किस रिसोर्स को मॉनिटर करना चाहते हो, किस डिवाइस को, वो सारी चीजें आप इसमें डिफाइन करते हो। मीप क्या होता है कि हर एक आईडी का, हर एक जो मॉनिटरिंग करते हैं उसकी यूनिक आईडी होती है, उसको मीप बोलते हैं, मैनेजमेंट इंटरफेस बेस। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये सब तो कमांड वमांड है, इतनी ज्यादा जानने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, राइट? और कल हमारी क्लास है नहीं, परसों जब क्लास होगी तो हम लोग समझेंगे सिसलॉक क्या होता है। ठीक है,
सिसलॉग समझने के साथ साथ हम एक लैब करेंगे कि हमारा डिवाइस रिमोटली कैसे एक्सेसिबल होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर मैं कहीं रिमोट बैठा हूँ, डिवाइस को मुझे टेलनेट करना है, एसएच करना है, तो कैसे होता है, राइट। वो सारी चीजें हम देखेंगे कि नॉक वाले बंदे रिमोटली बैठकर राउटर स्विच को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है? फिर मैं आपको एफटीपी टीएफटीपी सर्वर के फंक्शनलिटी के बारे में बताऊंगा। मैं क्यूएस बताऊंगा आपको कि क्यूएस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेना आप लोग, ठीक है। एंड ये सारे अगर टॉपिक होते हैं फ्राइडे को तो ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर नहीं होते हैं तो विल डू इन द नेक्स्ट वीक ऑन मंडे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको वे फॉरवर्ड करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन? आई नो कि थोड़ा सा हर चीज थोड़ा लंबा होता जा रहा है, बोरिंग होता जा रहा है, बट दिस इज द वे, कुछ नहीं कर सकते। ओके फिर कल छुट्टी, फ्राइडे कनेक्ट हैं, राइट सागर, बिट्टू, मनीता। ओके सिद्धार्थ। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय बाय।